Okay, so now as Bhagyashri confirmed, I'm completely audible. So, very good evening, everyone. Here, this is Dr. Sonal Devalia. I'm a consultant homeopath at Bhargava's Advanced Homeopathy, state in Ahmedabad. I'm also a big psychotherapist. So, आज का जो हमारा सेशन है, आप सभी को पता, जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने डॉक्टर बिपिन कक्कड़, जिसको हम सब दादू बुलाते हैं प्यार से, उन्होंने लाइव बैक फ्लावर वेबिनार सीरीज शुरू की थी. नाउ इट्स कम्प्लीटली कम टू एन एंड. लास्ट सेशन है शायद कल हमारा ऑन अ रेस्क्यू रेमेडी, प्रॉबेबली जो कंफर्म नहीं है. सो जैसे जैसे सेशन हमारे जाते गए, वैसे वैसे बहुत से लोगों को बैक फ्लावर के बारे में पता चला कि बैक फ्लावर क्या है, उसको कौन कौन से इमोशंस में हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अभी भी लोगों के क्वेश्चंस पर से पता चलता है कि उनको बैक फ्लावर क्या है, किसके लिए देते हैं, उसके लिए पूरी जानकारी नहीं है. सो मैंने सोचा कि एवरी सैटरडे एट एग्जैक्ट दिस टाइम हम मिलेंगे, ताकि आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैक फ्लावर है उसका हम आंसर करने की कोशिश करें. दादा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं. मीनवाइल में एक स्टोरी बताना, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन नॉर्मली, उसमें कुछ ज़्यादा वो वाला नहीं है कि टिपिकल सेशन है तो उसके पार्ट्स है. तो बैक फ्लावर ही क्यों, वाई आई एम मोर एम्फसाइज्ड ऑन अ बैक फ्लावर मेडिसिन, बिकॉज आजकल का जो एरा है 21st सेंचुरी का, इट्स कम्प्लीटली अ साइकोसोमेटिक डिसीजेस. साइकोसोमेटिक डिसीजेस सच एज, जैसे कि लोग फिजिकल इलनेस से ज़्यादा परेशान नहीं है, उतना ज़्यादा इमोशनल और मेंटल इलनेस है. मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको ओसीडी होना चाहिए, आपको स्किज़ोफ्रेनिया होना चाहिए, आपको एंजाइटी न्यूरोसिस होना चाहिए. वो मेंटल डिसीज की बात नहीं कर रही, वो तो है ही है. बट डे टू डे लाइफ में वी बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड, वी बिकम टायर्ड, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनजस्टिस रह गया है, कुछ कंसर्न्स हैं, वी स्टार्टेड बिकम वेरी मच इंट्रोवर्ट. सो ऐसी डे टू डे लाइफ में जो हम एज अ मेंटल और इमोशनल फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाके हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आगे जाके हमको बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक, किडनी से रिलेटेड डिसीजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस डिसीजेस, वो सारे प्रॉबेबली कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिसीजेस ही हैं. सो बैक फ्लावर एक सोल्यूशन है जो आप डे टू डे लाइफ आराम से आप यूज़ कर सकते हो. उसकी स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड. लोग बैक फ्लावर के बारे में अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, इवन द फिजिशियन, इवन द एलोपैथ्स, इवन जो कहीं मेरी पोस्ट देखी हो कि भाई बैक फ्लावर, वाई आर मोर इनटू अ बैक फ्लावर थिंग. सो बैक फ्लावर एक डॉक्टर बैक ने फाउंड आउट किया था. टोटल 38 मेडिसिन है जो पर्टिकुलरली आपके ही इमोशंस पे काम कर रही है. मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं. इट्स अ मोर ऑफ अ क्वेश्चन सेशन. जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं आते तब तक मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी दे रही हूँ चैप्टर. सो डॉक्टर बैक फ्लावर के बारे में हम बहुत लोग जानते हैं कि भाई बैक फ्लावर में इतनी सारी मेडिसिन है, 38 मेडिसिन हैं, उसके ग्रुप्स हैं, हर मेडिसिन का कौन कौन सा काम है, कौन कौन सी मेडिसिन में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस किस मेंटल डिसीजेस में हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जिसने बैक फ्लावर हमको इंट्रोड्यूस कराया, जिसने बैक फ्लावर ढूंढा, डॉक्टर एडवर्ड बाक, उसके बारे में हम कम लोग जानते हैं उसके बारे में. तो हमें ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर एडवर्ड बाक ने क्यों, वो ही वॉज एलोपैथिक फिजिशियन, ही वॉज प्रैक्टिसिंग वेरी वेल इन लंदन. तो वो लंदन में इतनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी, तो फिर वो क्यों बैक फ्लावर उन्होंने ढूंढा, क्यों, ऐसा तो क्या हो गया जो उनको बैक फ्लावर ढूंढने की कोशिश पड़ गई. आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं एवरीवन. ओके, सो डॉक्टर एडवर्ड बाक के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे फिर आगे जाके मेडिसिन पे हम जाएंगे. डॉक्टर एडवर्ड बाक का जन्म हुआ था 1886 में इंग्लैंड में. जन्म के थोड़े ही टाइम के बाद जब ही वॉज अ टॉडलर, तब सब लोगों को पता चला कि ही इज़ वेरी इमोशनल, ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक. उसको डॉक्टर एडवर्ड बाक को नेचर से बहुत लगा हुआ है. ही वाज कम्प्लीटली ट्यूबरकुलिनम.
मतलब नेचर से बहुत लगाव है लोगों की। कोई अगर उसके सामने कोई इंसान को अगर कोई परेशानी हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड, कोई पैसों से रिलेटेड, तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड ही वेंट हिज वे आउट टू हेल्प दैट पर्सन। सो बचपन से ही सबको पता था कि जो एडवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक है, नेचर लविंग है। फिर जब उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया, वो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहते थे। उसे ऐसा लगा कि एज अ डॉक्टर मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, जो हर एक डॉक्टर का एक मोटो होता है कि आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर आई वुड हेल्प दिस सोसाइटी। बट डॉक्टर एडवर्ड के टाइम में वो मोटो सच में था। पर अपने जैसे अभी मेडिकल एजुकेशन इतना ज़्यादा कॉस्टली था, तब भी मेडिकल एजुकेशन इतना ही ज़्यादा कॉस्टली था। तो मेडिकल एजुकेशन के लिए अपने फादर से पैसे कैसे मांगे? तो उन्होंने उसके फादर की ब्रास की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसमें उन्होंने काम करना चालू किया। पर उन्होंने डायरेक्ट अपने फादर से कभी नहीं कहा कि ही वांट्स टू गो इन अ मेडिकल कॉलेज। सो 3 साल तक उन्होंने काम किया उसमें। 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने देखा कि उसके आसपास के वर्कर्स है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी छोटी मोटी उनकी हेल्प करते रहते थे। फिर अल्टीमेटली जाके उन्होंने अपने फादर से बोला कि आई वांट टू जॉइन द मेडिकल स्कूल। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं रिगार्डिंग ओनली इन BFR। तो उन्होंने अपने फादर से बात की और उन्होंने ही हैप्पीली ऑब्लाइज्ड, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें मेडिकल स्कूल में जाना है तो डेफिनेटली जाओ। एंड ही बिकेम अ फिजिशियन, ही बिकेम एन एलोपैथ। 1912 में जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन एलोपैथी, ही वाज अ कन्वेंशनल फिजिशियन। उन्होंने लंदन में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। पर एज मैंने बोला कि वो काफ़ी नेचर से करीब थे, लोगों के करीब थे, तो उसने लगा कि सेम हनीमन जैसा ही एक कि भाई हम एक ही डिसीज़ को, हम इतने सारे लोग हैं, एक ही डिसीज़ को एक ही तरह से कि हमें क्यों ट्रीट करना है। हर इंसान के इमोशंस हैं, हर इंसान के अपने अपने इमोशनल और मेंटल स्टेटस है, तो उसको क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा है, सबको एक ही तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। सो उसको पहले से ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस एंड अल्टीमेटली धीरे 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 उनको ही बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये एक ही तरह की प्रैक्टिस नहीं चलेगी, और उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो उनको काफ़ी अच्छे नहीं लगे कन्वेंशनल मेडिसिन के। तो उन्होंने आगे सर्च बढ़ाई कि क्या ना कुछ ऐसी चीज़ कि जहाँ पे लोगों की मेंटल हेल्थ, लोगों का इमोशनल हेल्थ एज अ विथ अ फिजिकल थिंग एज अ होल एक पर्सन को देखा जाए, तो क्या ऐसी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या ऐसी कोई मेडिकल फील्ड है जहाँ पे एक हर पर्सन का सब कुछ देखा जाए। फिर उनको पता चला कि होम्योपैथी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों के इमोशंस को, मेंटल स्टेट को, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, पर्सन के फिजिकल को नहीं देख के एज अ पर्सन होल देखा जाता है। पर उससे पहले सो ही लेफ्ट हिज प्रैक्टिस, उन्होंने छोड़ दिया अपना प्रैक्टिस एंड ही स्टार्टेड बिकम अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट। उनको ऐसा कहीं ना कहीं पता चला कि हमारे गट्स में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, हमारे गट फ्लोराज में, उस बैक्टीरियाज के कम या ज़्यादा होने से हमको डिसीजेस होते हैं। सो ही वॉज अ पैथोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बहुत सारा उसमें रिसर्च किया और हमारे होम्योपैथी में हमें नोसोड्स पढ़ाए जाते हैं। तो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने टोटल 7 बाउल नोसोड्स तब उन्होंने डिस्कवर किए, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं और आज भी हम यूज़ में ले रहे हैं। बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। फिर 1917 के आसपास अचानक ही वो जब अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल रहे थे, ही सडनली कोलैप्स्ड। फिर उनको इमरजेंसी रूम में लिया गया। फिर पता चला कि उनकी स्प्लीन के आसपास एक ट्यूमर है और वो ट्यूमर रप्चर होने की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल हैमरेज हुआ एंड ही वेंट इनटू अ हाइपोवोलेमिक शॉक एंड ही कोलैप्स्ड। तो तब इमरजेंसी में उनकी सर्जरी की गई एंड ही लॉस्ट सो मच ब्लड, और वो स्प्लेनिक एरिया के आसपास ट्यूमर था जिसको निकाला गया। तब मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था, इसीलिए डॉक्टर एडवर्ड बाक को नाउ अभी इसमें 2-3 मत है कि डॉक्टर एडवर्ड बाक को स्प्लेनिक ट्यूमर था या फिर उन्होंने कोई सोल्जर को ऐसा इंट्राएब्डोमिनल चीज़ के लिए ऑपरेट किया था। 2 बातें हैं, बट मोस्टली डॉक्टर एडवर्ड के साथ ही ऐसा हुआ था। तो उनको ऐसा बताया गया कि आपको सिर्फ 3 महीने हैं आपके पास जीने के लिए, आगे जाके आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं।
तो डॉक्टर एडवर्ड को अपनी रिसर्च पूरी करनी थी। वो एक ऐसी थेरेपी के शोध में थे, ऐसी तलाश में थे कि जो पर्सन के इमोशंस को, उनके इंटेलेक्ट को भी कंसिडर करे। सो उनका विल पावर ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा था। हमारे पास कोई क्वेश्चंस है? People, you can ask and put your questions here. Just a second. Okay. So, डॉक्टर एडवर्ड बाक का विल पावर इतना ज्यादा था कि वो 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए एंड ही सर्वाइव्ड। तब उसको लगा कि हमारे अंदर हमारा विल पावर, हमारे जीने की चाह ही ऐसी चीज होती है विच पुश आवर फिजिकल लिमिट्स। फिर धीरे धीरे आगे जाके उन्होंने होम्योपैथी में भी बहुत सारे रिसर्चेस किए। बट इन होम्योपैथी, एज यू नो, वी कंसिडर अ पर्सन एज अ होल, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, वी हैव सो मेनी मेडिकेशंस, और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट उनको लगा। उनको एक सिंपल थेरेपी ढूंढनी थी जो हर कोई यूज कर सके, हर कोई दूसरों को यूज कर सके, जो समझने में सिंपल हो, यूज करने में सिंपल हो, वाइडली अवेलेबल हो, नेचर से उसका सोर्स आता हो। तो होम्योपैथी उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगी एक नॉर्मल कॉमनर को समझने के लिए। सो उन्होंने होम्योपैथी से भी आगे जाके सब कुछ छोड़ दिया। ही लेफ्ट एवरीथिंग। फिर वो पहाड़ों में, जंगलों में जाने लगे। एंड बीच, राजेश्वरी अरोड़ा जी का क्वेश्चन है बीच वर्सेस वर्वेन। यस, देखिए, बीच एक जो मेडिसिन है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि एक ऐसा पर्सन जिसका टॉलरेंस लेवल कम है। एक फीमेल, अगर आपके घर में एक बूढ़ी दादी हो जो काफी टॉलरेंट, कोई ऐसा इंसान जिसको ही ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ इरिटेबलनेस, हमेशा इरिटेटेड रहता है। आप उसको कुछ भी बोलो तो वो कुछ भी टॉलरेट नहीं करता, आपको उल्टा जवाब दे देता है। तो नाउ जहां टॉलरेंस की बात आती है वो बीच है। बीच मतलब कि वो एक ऐसा इंसान हमेशा एक इरिटेबल स्टेट में रहता है, उसको कोई अच्छा नहीं लगता, आप उसको पूछो तो हमेशा उल्टा जवाब देता है। कोई उसको, वो बीच एक इंसान, ऐसा इंसान है जो कॉन्ट्राडिक्शन सहन नहीं कर सकता। मतलब आग अगर बीच को बोलो कि भाई आपने ये बात ठीक नहीं की और आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता और उसको उल्टा जवाब दे देगा। वो मानेगा ही नहीं कि उसकी गलती है। तो दिस इज बीच। वर्वेन इज टोटली डिफरेंट थिंग। वर्वेन एक ऐसा इंसान समझ लो, एक ऐसा पावरफुल आदमी समझ लो जिसको दुनिया जीतनी है, ठीक है। वो ऐसा ही बीच के जैसा ही इरिटेबल है, पर दोनों के मोटिव्स अलग है। बीच एक ऐसा इंसान है जो मैंने बोला कि एक इंटॉलरेबल है, इरिटेबल है, लाइफ से परेशान है। वो आप समझ सकते हैं घर में बैठी हुई बूढ़ी दादी या माँ या ऐसा कोई इंसान। वर्वेन इज अनदर हैंड ऑल्सो अ इंटॉलरेबल पर्सन, पर वर्वेन इज अ हाईली एम्बिशियस पर्सन। उसके दिमाग में उसके आगे का 20 साल का प्लान रेडी है, और उसके ये छोटे मोटे प्लान्स नहीं होते कि जैसे हाँ 2 साल बाद मेरा एक घर होगा, 5 साल के बाद गाड़ी होगी, अपनी लाइफ सेट है, रिटायर्ड है। रिटायरमेंट तक के प्लान्स नहीं होते वर्वेन्स के। वर्वेन्स के प्लान होते हैं दुनिया जीतने के। जैसे कि ये मैं 10 साल के बाद इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दूंगा, या 10 साल के बाद मुझे ये टापू लेना है, या 10 साल के बाद मुझे एक पीएम बनना है, एक सीएम बनना है। हमेशा पोजिशनल चीजें सोचता है वर्वेन इंसान, ठीक है। तो वर्वेन के इंटॉलरेबल होने के अपने रीजंस है, पर उसकी मोटिव्स इज टोटली डिफरेंट। तो दोनों मेडिसिन टोटली अलग है, पर हाँ इंटॉलरेंस है, दोनों में इरिटेशन है, पर दोनों के मोटिव्स अलग है। आगे जाके मैं बीच और वर्वेन में भी आपको ज्यादा बोल पाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस? हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि डॉक्टर एडवर्ड बाक ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने, he was a bacteriologist, he was a pathologist, he was a homeopath, he had this in a great degree in a conventional medicine, he was allopath। सब कुछ छोड़ दिया in a search of a very simple therapeutic। एक छोटी सी उनको एक थेरेपी चाहिए जो हर इंसान यूज कर सकता था। तो अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के वो एकदम, हम नहीं बोले कि बाबा की तरह जंगलों में जाने लगे, अपने आसपास की नेचर में जो चीज नेचर की बनाई हुई थी, वो नेचर के वाइब्रेशंस को फील करते थे। तो उन्होंने लगा कि क्यों ना इस वाइब्रेशन का यूज करके मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो हर लोगों के लिए अवेलेबल हो।
तो वो मोस्टली समर एंड स्प्रिंग्स में जाते थे, वहाँ पे जहाँ पे जब फूल खिलने का टाइम होता था। और कुछ कुछ उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन, थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स में एक्सपेरिमेंट किया। सो वो फ्लावर्स लेते थे, फिर उनको बॉइलिंग मेथड से या सन मेथड से उनमें से उन्होंने एक एसेंस निकाला। वो एसेंस को सेम ब्रांडी में मिक्स करके उन्होंने आगे जाके करना सोचा। तो दिस इज हाउ ही हैज डिस्कवर्ड। 1930 तक उनका ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका था, आगे भी जा रहा था उनका काम। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनके साथ लोग काम कर रहे थे। एंड एट द एज ऑफ 1936 जब उन्होंने अपना पहला काम पब्लिश भी नहीं किया था, अभी सब कुछ सर्च में ही चल रहा था, एंड इन 1936 ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप, पीसफुली पास्ड अवे। बहुत छोटी एज थी, वाज अराउंड लाइक 48 इयर्स ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप, और पीछे उनका काम छोड़ गए। शायद अगर डॉक्टर एडवर्ड बाक ने अगर उस पर ज्यादा काम किया होता तो शायद हमारे पास और मेडिसिन होती, शायद हमारे पास उस मेडिसिन के और पोटेंसीज होती, बिकॉज ही वाज अ होम्योपैथ, तो शायद पोटेंटाइज्ड भी मेडिसिन हो सकते, बहुत कुछ हो सकता। लेकिन बैक फ्लावर में उसके बाद डॉक्टर एडवर्ड बाक ने हमको जितना काम दिया है, जितना भी हमको स्टडीज दिए हैं, बस उस पर ही हम काम कर रहे हैं। आगे किसी ने भी उसमें डेवलपमेंट नहीं किया है जहाँ तक मुझे पता है। सो दिस इज हाउ बैक फ्लावर ऐसे एग्जिस्टेंस में आया। बैक फ्लावर तो इतनी बढ़िया थेरेपी है ही है, बट डॉक्टर एडवर्ड बाक हिमसेल्फ ही वॉज अ वेरी नोबल मैन। उनको लगा कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। सो दिस इज हाउ बैक फ्लावर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। टोटल 38 मेडिसिन है, पर टोटल 38 मेडिसिन को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तब जब जैसे ग्रुप, जैसे फियर ग्रुप है, अनसर्टिनिटी ग्रुप है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसको ओवर इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस जिस पर ज्यादा है, वैसे ओवरली इन्फ्लुएंस्ड पीपल। तो ऐसे टोटल 7 ग्रुप्स में, एक एक ग्रुप में 6-7 करके मेडिसिन है, लेकिन हम अल्फाबेटिकली वाइज ही वो मेडिसिन पढ़ते हैं। आगे जब आपके पास टोटल नॉलेज आ जाएगा तो हम आगे जाके बैक फ्लावर ग्रुप्स पे भी काम करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने ऑलरेडी 2 ग्रुप्स के बारे में बता रखा है। So everyone start putting your questions. We have just 5 minutes. हमारे पास 5 से 6 मिनट है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हाँ, so लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा मेरे पास कि बैक फ्लावर है, क्या वो हम सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ग्रुप में ही यूज़ कर सकते हैं या फिजिकल? अभी ऐसे ही अंधाधुंध में लोग फिजिकल सिम्टम्स पे भी चले गए कि हाँ भाई डायबिटीज के लिए आप ये यूज कर लो, या आपको फीवर आया है तो आप ये यूज कर लो, या तो आपको बॉयल्स हुए हैं तो ये यूज कर लो। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो 38 मेडिसिन हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशनल सिम्टम्स पर ही काम करती है। फिजिकल सिम्टम्स पे तब काम करती है जब उसका कॉज इमोशनल हो, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसीज बोलते हैं। जैसे पर्सन एकदम गुस्सा आ गया, या फिर फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है, या पैनिक हो गया, एंड नाउ पर्सन का बीपी बढ़ गया, नाउ मतलब कोई खराब उन्होंने न्यूज़ सुन ली और कुछ भी, और उसका बीपी बढ़ गया, तो वो बीपी को कंट्रोल करने का रीजन था उसके इमोशनल स्टेट। तो वो इमोशनल स्टेट को कम करोगे तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हर हाई ब्लड प्रेशर का या ब्लड प्रेशर शूट अप होने का रीजन एक नहीं होता। तो आप हर हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक ही तरह का कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकते। ये मेरा पर्सनल मानना है, लोगों के और एक्सपीरियंसेस डिफर्स हो सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप बैक फ्लावर यूज कर रहे हो अगर आप, तो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने में आपका फोकस कीजिए। भरत जी का क्वेश्चन है, नीड कॉन्फिडेंस टू लार्ज नो इफेक्ट, फील वेरी सैड व्हेन इन टॉकिंग प्लस लो। ओके भरत जी, सबसे अच्छी मेडिसिन, जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो आप लार्ज ले लो। लार्ज एक ऐसी चीज है कि 2 चीज है कि मेरे अंदर मेरी जो प्रिपरेशन है किसी भी चीज को लेके, या फिर मेरे सेल्फ एस्टीम को लेके, आई एम टोटली प्रिपेयर्ड, बट एक टेम्पररी ड्रॉबैक आ गया है जहाँ पे आई बिकम नर्वस। जैसे मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है, ठीक है, मुझे एग्जाम्स में परफॉर्म करना है, पर उससे पहले आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मुझे एग्जामिनेशन का सब कुछ याद है, मुझे जो स्टेज पे परफॉर्म करना है, आई एम हाईली टैलेंटेड, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस टेम्पररी एंजाइटी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, तो वहां लार्ज काम करेगा। लेकिन
देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम दोनों अलग अलग चीज है। सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है कि हमें खुद पर भरोसा होना, लार्ज खुद पर भरोसा के लिए नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। सेल्फ एस्टीम जब फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फॉर यूपीएससी जीपीएससी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे आप 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, चौथी बार फेल हो, कब तक आप अपना कॉन्फिडेंस आगे बरकरार रखोगे? धीरे धीरे वहां आपकी सेल्फ एस्टीम पे चोट पहुंचती है, आप अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं कि नहीं, नाउ आई बिकम यूजलेस। एक बोलते हैं ना कि अंदर से इंसान मर जाता है, हमारा सेल्फ एस्टीम मर जाता है। तो आप जिस चीज के लिए कॉन्फिडेंस के लिए लार्ज ले रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है सेंटोरी। सेंटोरी एक लार्ज से भी एक अव्वल दर्जे की मेडिसिन है। सेंटोरी लेने से क्यों? आपको पढ़ाया गया होगा कि सेंटोरी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो ना नहीं बोल सकते, कि उनको भाई ये काम कर दे, वो काम कर दे, तू कर दे, तू, पर वो ना नहीं बोले। नहीं, सेंटोरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, कि अंदर से जो इंसान मर चुका होता है, अंदर से उसका कॉन्फिडेंस, उसके साथ बहुत खराब उसकी हालत हुई होती है, उसको इतने सारे जिंदगी में ड्रॉबैक्स हुए, तो अल्टीमेटली उसका सेल्फ जो एस्टीम है वो चला गया है। उसको रिकवर करने के लिए सेंटोरी इज द मेडिसिन, नॉट लार्ज। लार्ज एक बहुत ही छोटी सी एक्यूट मेडिसिन है। अगर कोई फीमेल है, उसके घर में उसको परेशान किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको मिसकैरेज हुआ है, उसको इतना बड़ा कोई कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, उसको घर से निकाल दिया गया है, इतनी सारी चीजें, फिर वो अल्टीमेटली उसके कॉन्फिडेंस को चोट नहीं पहुंचता, उसकी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचती है। तो जब फीमेल आपके पास मेनोपॉज स्टेट में आती है और आप उसको, हर फीमेल आपको बोलती है कि यार ना आई फील सैड और मेरे लाइफ में कुछ नहीं है और सब चला गया, मेरा टाइम चला गया, मेरे बच्चों के पीछे मैंने सब कुछ कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आप उसको लार्ज दे करोगे, लार्ज से कुछ नहीं होने वाला। ट्राई गिव अ सेंटोरी। सेंटोरी एक ऐसी ब्रिलियंट मेडिसिन है जो आपको अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करेगी। तो भरत जी, अगर आपको लार्ज से कोई फायदा नहीं हो रहा है और आपके लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे अगर और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो ट्राई टेक अ सेंटोरी मेडिसिन। एंजाइटी में कौन सी बैच यूज की जा सकती? ओके, एंजाइटी एक छोटा सा वर्ड है नाउ, बट एंजाइटी मतलब कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और वो अनईजीनेस फीलिंग सबको रहती है, लेकिन हर कोई इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोई, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी के हाथ की मूवमेंट बढ़ जाती है, किसी को पसीना आने लगता है, किसी की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। तो एंजाइटी तो वर्ड एक छोटा है, पर उसके सिम्टम्स और उसके एक्सप्रेशंस इतने सारे हैं। नाउ एंजाइटी छोड़ के एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या तो एंजाइटी न्यूरोसिस का नाम दिया गया है। नाउ इट्स अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ सिम्टम्स। तो एंजाइटी एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी सिचुएशंस है, लेकिन जिस एंजाइटी फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, अगर आपको तुरंत वो डर की वजह से हो सकता है, वो शॉक की वजह से हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम की वजह से हो सकता है, गुस्से की वजह से होता है, एंजाइटी बहुत सारी चीजें, पर मोस्टली फियर जहां रहता है वहां पे पेशेंट बिकम्स मोर एंग्शियस। तो अगर आपको कोई नोन फियर है जिसके बारे में कि आप ऑफिस से जाते ही कोई इंसान आपके सामने आ जाता है, नो यू बिकम एंग्शियस, अदरवाइज कुछ नहीं है, तो मिमुलस उसके लिए मेडिसिन है। लेकिन आपको एंजाइटी ऑल द टाइम रहती है, मतलब इवन आपको जैसे कल कहीं भी जाना है, आपकी ट्रेन है, आपको ट्रेन कैच करनी है 10 बजे, नाउ अगले ही दिन से आपको लूज मोशन हो गए हैं, कल मैं ठीक से पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ट्रेन लेट हो गया तो ट्रेन चली गई तो मुझे रास्ते में कोई मिलेगा, टैक्सी नहीं मिलेगी। तो अगर उस तरह की एंजाइटी है कि व्हाट वुड हैपन, पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है, तो एस्पेन इज द मेडिसिन। और अगर फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नाउ यू आर सीवियरली बिकम एंग्शियस, ट्राई रेस्क्यू मेडिसिन। रेस्क्यू मेडिसिन हर 10-10 ड्रॉप हर 10-10 मिनट में लेने से, 15-20 मिनट लेने से आपकी एंजाइटी काफी हद तक कंट्रोल में आ जा रही है। लेकिन आप एंजाइटी न्यूरोसिस के शिकार हैं, आपकी फैमिली में एंजाइटी या और कोई मेंटल डिसीजेस की हिस्ट्री रही है, तो आप कोई होम्योपैथ के पास जाए, आप कोई बैक फ्लावर थेरेपिस्ट के पास जाए, वो आपके पीछे के रीजंस को, ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है वो टेम्पररी उस स्पॉट पर एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए है। लेकिन आपको अगर परमानेंट उसका इलाज करना है तो उसके पीछे के जो रीजंस है उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा, तो ही आपकी एंजाइटी परमानेंट रिजॉल्व हो सकती है।
और कोई क्वेश्चंस हैं लोगों के? सो आई थिंक हमारे पास कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर बैक टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि लोग जो है बैक फ्लावर को अभी फिजिकल सिम्टम्स में यूज़ करने लगे हैं एंड अल्टीमेटली फेल हो रहे हैं एंड नाउ दे आर ब्लेमिंग कि बैक फ्लावर डजंट वर्क, बट बैक फ्लावर ओनली एंड ओनली वर्क्स विद द मेंटल सिम्टम्स, बट फिजिकल में तभी काम करेगा जब साइकोसोमेटिक उसका रीजन रहेगा। सो ये बैक फ्लावर के और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं? अदरवाइज वी आर finishing this session. In how many days back makes an impact? Yes, बैक फ्लावर जैसे डॉक्टर एडवर्ड बैक ने उसको डिस्कवर किया था, तब फूलों की जो वाइब्रेशंस होती है वो वाइब्रेशंस को मेडिसिन में ला के उसका मेडिसिन, इसका कोई दिन या टाइम फिक्स नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि इस दिन को जाके आपकी एंजाइटी बंद हो जाए, नहीं। बैक फ्लावर मेडिसिन अगर जितना आपका एंजाइटी स्टेट ज्यादा होगा उतनी बैक फ्लावर ज्यादा वर्क करेगी। जैसे मुझे कभी कभी एंजाइटी होती है कि जैसे महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक आध बार, और फिर वो मैं बैक फ्लावर ले करूंगी तो उसमें थोड़ा टाइम भी जा सकता है। लेकिन आप सीवियरली एंशियस है नाउ इन एक्यूट एपिसोड, जैसे घर में कुछ हुआ है या चोरी हो गई है, नाउ यू कंप्लीटली ऑन अ शॉक और बहुत ही एंशियस हो, आपको डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है नॉर्मली काम करने में भी, तो बैक फ्लावर को शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लेने से आपको उसका असर दिखेगा। और मैक्सिमम आपको एटलीस्ट 15 डेज लेना चाहिए। अगर आपकी एंजाइटी क्रोनिक है, अगर 10-15 सालों से वो चीज़ें चली आ रही है, तो उसका इफेक्ट देखने में आपको 15 से 20 दिन लगेंगे आपको अच्छा फील करने। लेकिन हाँ, अगर वो एक्यूट है, 1-2 महीने से है कुछ चीज़ों से, तो आपको 10 दिन में भी उसका इफेक्ट लग सकता है। लेकिन मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, एग्जैक्ट। जैसे मैंने बोला, एंजाइटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, एंजाइटी न्यूरोसिस और एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से प्रॉपर डायग्नोज करवाएंगे, उसका ड्यूरेशन पे भी अगर हम काम करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट टर्म में आपको आराम मिल सकता है। इसमें अल्कोहल है, क्या साइड इफेक्ट करता है? नहीं, अल्कोहल है डेफिनेटली, उसको ब्रांडी आपको पता होगा डेफिनेटली है। लेकिन जो बैक फ्लावर है, हम जैसे 30 ml की बॉटल आती है, तो वो 30 ml की जो बॉटल है वो हमें डायरेक्ट नहीं पी जानी, नहीं, उसकी एक स्पेसिफिक उसका डोसेस है। जैसे कि पूरे दिन में आप 5 से 10 ड्रॉप दिन में 3 बार या दिन में 4 बार, या फिर हम होम्योपैथ है, हम उसको पिल्स में, जैसे कि हमारे पास एक हाफ आउंस की बॉटल है, तो उसमें 5 या 6 ड्रॉप्स जाते हैं, वो पूरे 7 और 8 दिन तक हम चलाते हैं। तो डेफिनेटली अल्कोहल का कोई एडिक्शन नहीं रहेगा और उसमें कोई भी आप उसके ऊपर बंद नहीं जाओगे। लेकिन अगर फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या फिर प्रेग्नेंट है, तो किसी भी तरह का अल्कोहल उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट उनको ड्रॉप्स में नहीं देंगे। बेटर कि आप 40 नंबर्स की ग्लोब्यूल्स पे उसको मेडिसिन बना के दो, जैसे 5-6 ड्रॉप्स उन पे डालने को दो, 7 से 8 दिन के लिए आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो उस तरह से आप अल्कोहल का जो अमाउंट है वो कम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट के लिए। अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और क्वेश्चंस है? So yes, I am a homeopathic doctor and I am also a back psychotherapist. Can I consult with you on a WhatsApp for my stomach issues related? Sure, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आपकी सारी कंप्लेन से। अगर आप लोग पिछले टाइम में कोई रिपोर्ट्स करवाए हैं, आपको कोई क्रॉनिक स्टमक इश्यूज हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके क्वेश्चन जैसे इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस कि भाई अल्कोहल है तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स है, कितने टाइम लगता है बैक फ्लावर, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको चाहिए तो एवरी सैटरडे सेम टाइम के लिए आधे घंटे के लिए मैं आऊँगी। हम आपकी जो कुछ भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली बैक फ्लावर के रिलेटेड है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका कोई केस है, आप कोई केस को ट्राई कर रहे हैं, आपका खुद का है या फिर आप कोई ट्रीट कर रहे हैं, तो वो भी आप उसको 2-3 लाइन में लिख के दे सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। कुछ मेडिसिन से डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप नेक्स्ट सैटरडे तक इंतज़ार नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मेरे मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं आपके नाम, आपकी सिटी, आपकी एज, आपके ऑक्यूपेशन और आपका जो कुछ भी सवाल है।
डेफिनेटली मैं अपने टाइम पे उसको आंसर करने की ज़रूरत कोशिश करूँगी। और आपको नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है उनकी रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप 8160045957 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे हमारे बैकफ्लावर की लाइव वेबिनार्स, फ्री लाइव वेबिनार्स जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, हम डिलीवर करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आगे भी ऐसे सेशंस के लिए एवरी सैटरडे जो रहेगा उसके लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।